हेलो दोस्तों, this is हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। दोस्तों, हम लोग 11th क्लास में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स चैप्टर पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर हमारे कुछ रिमेनिंग टॉपिक बचे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो इन सबको कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोगों को कवर करना है ऑब्जेक्टिव। बिजनेस के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, एक होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और एक होता है इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो किसी भी बिजनेस के 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला इकोनॉमिक, दूसरा सोशल और थर्ड वन इज इंडिविजुअल या पर्सनल। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी बिजनेस खुद के बारे में सोचता है। अब बिजनेस प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। कोई भी बिजनेस हो वो यही सोचेगा कि सबसे पहले हम लोगों को खुद को प्रॉफिट कमाना है। सबसे पहले होता है सरवाइव करना। सरवाइव करने के बाद होता है स्टेबल, और स्टेबल के बाद वो चाहते हैं कि प्रॉफिट कमाए। तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होती है, सर्वाइवल होता है और स्टेबिलिटी होती है। मार्केट स्टैंडिंग का मतलब है स्टेबिलिटी। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल देते हैं, अब, पतंजलि का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जब नया नया पतंजलि आया था, पतंजलि का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में आने स्टार्ट हुए थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्टेबल बनाया। अपने प्रोडक्ट को एज एन आयुर्वेदिक, हमारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इस तरीके से अपनी मार्केट कैप्चर करने की सोची। तो सबसे पहले वो सरवाइव कर रहे थे, पहले उनका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता था। तो फिर एक जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद मेक इन इंडिया और भारत में बने प्रोडक्ट के बारे में एकदम से डिमांड बढ़ने लगी। और आयुर्वेदा और कोविड वगैरह की वजह से इम्यूनिटी बूस्टर और ये सारी चीजें बढ़ने लगी, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी। अब आयुर्वेद का इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट है। ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ने लगी और इसकी वजह से जो पतंजलि है, पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा उनकी डिमांड इंक्रीज हो गई। तो कोई भी बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरा टारगेट ये होगा कि मैं सरवाइव करूं, एटलीस्ट इतना तो कमाऊं कि मैं अपने खर्चे भर सकूं। सबसे पहले तो हमारा ये टारगेट होता है। जब हम इतना कमाने लगते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि अब थोड़ा प्रॉफिट भी होना चाहिए, और प्रॉफिट होगा फिर हम सोचते हैं अब तो ग्रोथ चाहिए। अब तो एक एक रेस्टोरेंट से 2 3 मल्टीपल रेस्टोरेंट, एक प्रॉपर चेन ओपन करनी है हमें। तो ये होती है थिंकिंग। ठीक है, तो बेसिकली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्निंग और ग्रोथ, जिसको मार्केट स्टैंडिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सर्वाइवल, बिजनेस ये चाहता है कि हम सर्वाइव करें। सर्वाइव कर रहे हैं तो अब वो चाहते हैं कि हम मार्केट को कैप्चर करें, मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोडक्ट को स्टैंड करवाएं। फॉर एग्जांपल एप्पल के प्रोडक्ट्स मार्केट में इतने ज्यादा डिमांड में है, तो अब प्रोडक्ट को स्टैंड करना, मार्केट स्टेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा और कुछ और ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को अपने साथ साथ जोड़ना। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब में लोग चैनल बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो डालते हैं, तो वो एक एक दो दो करके अपने सब्सक्राइबर को अपने साथ जोड़ते हैं। ठीक है, एक एक दो दो करके लोग उनको सब्सक्राइब करते हैं, धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है। तो क्रिएशन ऑफ कस्टमर, आप ऐसा प्रोडक्ट बनाए, बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए कि कस्टमर खुद ब खुद उनके साथ जुड़ने लगे। ठीक है, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाए ताकि कस्टमर खुद ब खुद उनका प्रोडक्ट खरीदे। तो ये इनका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। और इसके अलावा इनोवेशन, न्यू न्यू इनोवेशन करें, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करें, रिसर्च करें। ठीक है, R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, नए नए इन्वेंशन करें। तो ये बिजनेस ही तो करते हैं। नई नई कार्स आ रही हैं, एक से एक मॉडल आ रहे हैं, कार्स के, बाइक्स के, टीवी के, मोबाइल फोन के। आप देखते होंगे साल में 2 4 6 तो न्यू मॉडल आ जाते हैं। 8 GB रैम, 16 GB रैम, 21 GB रैम, पता नहीं क्या क्या कितने कितने एडवांस मॉडल आ रहे हैं मोबाइल फोन के। आई थिंक अभी 21 GB तो नहीं आया है, 16 GB रैम तक का तो कुछ आ गया शायद। ठीक है, इंप्रूवमेंट, प्रोडक्टिविटी। तो ये बिजनेस के बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्या क्या, एक बार फटाफट से देख लेते हैं दोबारा से। तो पहला है अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएं। इसके अलावा सर्वाइवल, टिके रहें, बिजनेस के अंदर इतना कमाएं कि खर्चा आराम से कवर हो जाए। मार्केट के अंदर स्टैंडिंग, कॉम्पिटिटर्स के साथ मार्केट के अंदर बने रहें, कोई इनको मार्केट से निकाल के बाहर ना कर दे। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर को अपने साथ जोड़ते रहें, इनोवेशन, न्यू न्यू इन्वेंशन करते रहें और इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिसके अंदर लेस मटेरियल लगे, कम इनपुट में
ज्यादा आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट देना, यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज को इन अ बेस्ट एंड पॉसिबल मैनर, कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, ऑप्टिमम यूज ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो भी इनके पास पैसा है, जो भी इनके पास रिसोर्सेज है, उनका ऑप्टिमम यूज करना। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। बिजनेस में टिके रहें, प्रॉफिट कमाएं, न्यू इन्वेंशन करें, इनोवेशन करें, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए कम खर्चे में। ठीक है, तो ये इनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इनके सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल का मतलब होता है सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है इनका। तो सोसाइटी के लिए इनका ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। सोसाइटी को ये मिलावट वाला प्रोडक्ट ना दे, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाएं। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, लोगों के साथ फ्रॉड ना करें। आप लोग वो देखते हो शुभ धन वर्षा यंत्र और शुभ धन लक्ष्मी यंत्र, इस टाइप से एडवर्टीजमेंट आती है टीवी के ऊपर। आप लोग देखते होंगे नापतोल के ऊपर तो खास तौर पे आती है। तो वो सब क्या है, वो सिर्फ फेक प्रैक्टिसेस हैं। वो लोगों को बेवकूफ बना के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बिजनेस कहता है नहीं जी, आपको ऐसा नहीं करना, आपको एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना है। तो ये क्या है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स ऑफ प्रोवाइड करनी है। ये बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। अब साथ साथ आजकल लेटेस्ट चल रहा है, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। पहले तो होता था कि जी जो मर्जी प्रोडक्ट बनाओ, लेकिन नहीं, अब आजकल जो भी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही है वो इस बात का ध्यान रखती है कि हमारे प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को क्या हार्म होगा। अब वो अपना रिसाइकलेबल प्रोडक्ट बनाती है, उनका प्रोडक्ट इजीली रिसाइकल हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। और इसके अलावा कम्युनिटी सर्विस, कम्युनिटी सर्विस मतलब आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, स्कूल्स, इन सबको ओपन करवाना। फॉर एग्जांपल टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, इतना बड़ा टाटा वालों ने बनाया है। ठीक है, टाटा की और बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल, टाटा मैनेजमेंट स्कूल चलते हैं, बिजनेस स्कूल चलते हैं टाटा के। तो ये सब बिजनेस के सोशल ऑब्जेक्टिव है। सोसाइटी के लिए बिजनेस क्या करना चाहता है, और वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो उनके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका वेलफेयर करना। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गए। कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। आजकल देखते हो जो फैक्ट्रीज है उनका जो पानी वगैरह होता है या हवा वगैरह जो नॉर्मल है वो इन्वायरमेंट में, पहले ऐसा होता था कि चिमनी होती थी, चिमनी से काला धुआं आ रहा है आसमान में आने दो, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। उनको उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होता है और डिटॉक्सिफाई करना होता है उस स्मोक को, जो चिमनियों से आता है फैक्ट्रियों की, उसको डिटॉक्सिफाई करना होता है और फिर फ्रेश एयर हवा में छोड़नी होती है। तो इस तरीके से इनको अपने सिस्टम बनाने होते हैं। और कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, इन सबको खोलते हैं और लोगों की वेलफेयर वेलफेयर लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज की भी हेल्प करनी है, एम्प्लॉयज को भी फेयर वेजेस, जितने भी इनके एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर वेजेस, रीजनेबल वर्किंग कंडीशंस, ये सब प्रोवाइड करें। आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, लाइट भी प्रॉपर नहीं होती थी और वो लगे हुए अंधेरे में काम कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, उनको प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है और विद रीजनेबल सैलरी सैलरी देनी है। आप लोगों ने देखा होगा कोविड के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैलरी क्या हो गई थी, कट हो गई थी। 50%, 70% सैलरी मिल रही थी उनको। तो ऐसा नहीं करना, उनके साथ उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है और प्रॉपर वेजेस प्रोवाइड करनी है। ये हमारा बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स। देखो बच्चों, रतन टाटा की ये एक लाइब्रेरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, और फुल हाईटेक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के लिए ओपन कराई है। इसी तरीके से टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल है मुंबई में, कोलकाता में, वाराणसी में, देख रहे हो आप, संगूर में, तिरुपति, वियजाग, और बहुत सारे, मतलब बहुत दुनिया भर के 4-5 इन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, कैंसर हॉस्पिटल, इतने बड़े, और बहुत बढ़िया फ्री ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, फ्री ट्रीटमेंट। अब आप देख रहे हो, ये सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो ये बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, टाटा के एम्प्लॉयज पता नहीं कितने इन लैक्स होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, तो इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव तो यही है, प्रॉफिट कमाना और मेन मार्केट में कैप्चर करना, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी इन्वेंशन करना। तो ये तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव है। मेन सोशल ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के लिए बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। शायद आप लोगों ने न्यूज सुनी हो या ना सुनी हो, टाटा का एयरबस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और वो इंडियन इस आर्मी के लिए, या एयर हमारी आर्मी के लिए, नेवी
एयरफोर्स और आर्मी, इनके लिए प्लेन बना रही है ये, ठीक है। तो एयरबस के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टाटा का, 20,000 करोड़ का कुछ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब आप देखो ये इस तरीके से सोसाइटी के लिए, अपने लिए, तो ये सब कुछ इनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद आते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। अब बताइए बेटा, अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ना हो तो क्या होगा, बताओ। अगर बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं होगा तो बिजनेस सरवाइव कैसे करेगा, सबसे पहले बताओ। अब आप बताइए, सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए, और अगर बिजनेस प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा तो कैसे सरवाइव करेगा। हम लोग अकाउंट्स के अंदर पढ़ते हैं, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू ही नहीं होगा तो बताइए इनकम कहां से होगी, प्रॉफिट कहां से होगा, बताओ। तो प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है बिजनेस को सरवाइव करने के लिए। आप बताइए, कोई भी बिजनेस ज्यादा टाइम तक लॉस नहीं बियर कर सकता, तो बिजनेस को सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। एक टाइम पे बिल्कुल वो बंद हो जाएगा, अगर प्रॉफिट नहीं होता तो एक टाइम पे बंद हो जाएगा। और ग्रोथ के लिए प्रॉफिट चाहिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए। बिजनेस अगर प्रॉफिट मेकिंग है तभी तो उसकी ग्रोथ होगी। धीरे धीरे करके प्रॉफिट बिजनेस के अंदर सेव होता रहता है और वो री इन्वेस्ट होता है, इससे बिजनेस की ग्रोथ हो जाती है। टाटा टाटा एक स्टील की फैक्ट्री डाली थी, टाटा ने, जेआरडी टाटा ने एक स्टील की फैक्ट्री डाली थी और उससे वो पूरा टाटा एम्पायर बन गया। अब आप देखिए तो किस तरीके से पैसे, जो प्रॉफिट है वो बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए जरूरी है। तो प्रॉफिट सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए जरूरी है। अब आप बताइए, अगर एक बिजनेस कॉन्टिन्यूअस लॉसेज में है, बिजनेस कॉन्टिन्यूअस घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि बिजनेस के अंदर जो उनकी मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। अब आप खुद सोचिए, चलो एक बच्चे का मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बच्चा हर साल पुअर मार्क्स ला रहा है, फेल हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, बच्चा इनएफिशिएंट है। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं बिजनेस की। अगर एक बिजनेस कॉन्टिन्यूअस लॉसेज में है, लगातार लॉस हो रहे हैं उसको, तो इसका मतलब है उसकी एफिशिएंसी खराब है, बिजनेस की मैनेजमेंट खराब है। और वही एक प्रॉफिट है जो बहुत बढ़िया है, हर साल बिजनेस को प्रॉफिट होता है, आज जितना हुआ अगले साल उससे डबल होगा, उससे 20% एक्स्ट्रा, 30% एक्स्ट्रा होगा। तो इसका मतलब है बिजनेस की जो मैनेजमेंट है वो बहुत बढ़िया है, बिजनेस बहुत अच्छा है। प्रॉफिट अगर हायर है, इसका मतलब है बिजनेस की एफिशिएंसी, जो इसकी बिजनेस की एफिशिएंसी और मैनेजमेंट है वो हायर है और अच्छी है। और अगर लोअर है, इसका मतलब है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं, वो इनएफिशिएंट है। रिवार्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। अब आप बताइए बेटा, अगर बिजनेस बिजनेस जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एज अ रिवॉर्ड है रिस्क बियर करने का। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप एक रिस्क लेते हैं, और रिस्क के बदले आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। वो आपका रिस्क लेने का एक तरीके से क्या है, रिवॉर्ड है। और लास्ट है बिल्डिंग रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ बिजनेस। अब हम टाटा को क्यों जानते हैं, हम रिलायंस को क्यों जानते हैं, हम इंफोसिस को क्यों जानते हैं, वो इसलिए जानते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस बिजनेस की ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट हुआ है, हर साल ये प्रॉफिट कमाते हैं, और पहले से 20%, 30%, 10% प्रॉफिट हायर कमाते हैं। तो इसीलिए इनकी रेपुटेशन भी अच्छी है। ठीक है, तो बेसिक रोल प्रॉफिट का क्या क्या रोल है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए जरूरी है, बिजनेस की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए जरूरी है, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क, प्रॉफिट एक रिवॉर्ड है रिस्क लेने का, और रेपुटेशन बनाने के लिए जरूरी है। उस बिजनेस की रेपुटेशन होगी जिसका प्रॉफिट ज्यादा है उसकी ज्यादा गुडविल होगी, जिसका प्रॉफिट कम है उसकी कम गुडविल होगी। 12th में हम गुडविल निकालना सीखते हैं अकाउंट्स के अंदर, प्रॉफिट के बेसिस पे, प्रॉफिट से ही गुडविल की कैलकुलेशन की जाती है, 12th में है। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट का रोल ये है बिजनेस के अंदर। देखिए अब इसके बाद आगे एक छोटा सा पॉइंट हमारा और बचा है, बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क होता क्या है, रिस्क एलिमेंट को थोड़ा सा हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, और बिजनेस रिस्क ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखो बिजनेस रिस्क क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया, बताइए, हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है डूब जाए, बताइए। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक रिस्क होता है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, कहीं लॉस ना हो जाए। तो बिजनेस रिस्क क्या है, एक छोटी सी पॉसिबिलिटी, किस चीज की, आइदर प्रॉफिट अर्न होगा या फिर लॉस होगा। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, बिजनेस रिस्क है। देखिए, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉस। बिजनेस रिस्क एक छोटा सा रिस्क है, किस चीज का, हो सकता है हमारा प्रॉफिट कम हो या घाटा हो जाए, इस चीज का रिस्क है। अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है बिजनेस में घाटा हो जाए, तो ये घाटा होने का रिस्क ही हमारे लिए क्या है, बिजनेस रिस्क है। ठीक है, बिजनेस रिस्क दो टाइप का होता है, हर कोई बिजनेस बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज करना चाहता है। एक होता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क और एक होता है प्योर रिस्क।
एक हो गया स्पेक्यूलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? ये रिस्क होता है फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइस, फैशन, टेस्ट। और प्योर रिस्क होता है नॉर्मल, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, अचानक आग लग गई, चोरी हो गई, इन सब से अगर कोई लॉस होता है तो उसको बोलते हैं प्योर रिस्क। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। स्पेक्यूलेटिव रिस्क, सबसे पहले इसको समझते हैं। स्पेक्यूलेटिव रिस्क, देखो आप लोगों ने शायद न्यूज में कुछ टाइम पहले सुना हो, मैगी के ऊपर बैन लग गया था, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था, मैगी बंद हो गई थी आज से कुछ टाइम पहले। सुना है किसी ने? हाँ जी, कोविड की वजह से, और आप लोगों ने सुना होगा कोविड की वजह से थोड़ी महंगाई बढ़ गई, चीजें महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, चीजें पेट्रोल के महंगे होने से चीजें महंगी हो गई। हम्म। अब आप खुद सोचिए, हाँ एक बच्चा कह रहा है मैगी में लेड आने लगी थी, इस वजह से उसको बंद कर दिया। तो अब आप खुद सोचो बेटा, अचानक से मैगी के ऊपर बैन लग गया, कितना लॉस हुआ होगा मैगी वालों को, नेस्ले को कितना लॉस हुआ होगा। और एग्जांपल लेते हैं, कोविड की वजह से महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, चीजें महंगी हो गई, कितना लॉस हुआ होगा बिजनेसेस को। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क वो रिस्क होता है जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होने की वजह से, या डिमांड और सप्लाई चेंज होने की वजह से, लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होने की वजह से लोगों बिजनेसेस का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाता है। अब जैसे मैगी बैन हुई थी, मैगी को कोई खरीद ही नहीं रहा था, इतने टाइम तक मैगी को किसी ने नहीं खरीदा, इससे क्या हुआ, मैगी को ह्यूज लॉस हुआ। ठीक है। अब मान लीजिए कोई किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को लेके कोई अफवाह फैल जाए मार्केट में, क्या होगा, लोग उसको खाना बंद कर देंगे, खरीदना बंद कर देंगे, उस कंपनी को लॉस हो जाएगा। तो स्पेक्यूलेटिव लॉस ऐसा लॉस होता है जो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक में चेंज होने की वजह से, टेस्ट प्रेफरेंस में चेंज होने की वजह से, डिमांड में चेंज होने की वजह से होता है, उसको बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव रिस्क। और अगला रिस्क है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क मतलब सीधा घाटा, ये तो एक ही बारी में घाटा हो गया। जो स्पेक्यूलेटिव रिस्क होता है ना, इसका इंपैक्ट धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे करके आता है, एकदम से घाटा नहीं होता। और प्योर रिस्क होता है सीधा, आग लग गई, सामान जल गया, सीधा ही नुकसान, चोरी हो गई, सामान गायब, चोर ले गए, सीधा नुकसान, स्ट्राइक हो गई, स्ट्राइक की वजह से फैक्ट्री बंद पड़ी है, काम नहीं हो रहा, सीधा नुकसान। तो ये प्योर रिस्क होता है, इसके अंदर हमें टोटल पता होता है कि कितना नुकसान हो जाएगा। ठीक है। और अगर चोरी नहीं होती, अब आप देखिए चोरी नहीं होती तो लॉस नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो फेवरेबल एक हो गया स्पेक्यूलेटिव रिस्क, एक होता है प्योर रिस्क। अब स्पेक्यूलेटिव रिस्क में ना एक चीज और है, स्पेक्यूलेटिव रिस्क में ये होता है, अगर मार्केट कंडीशन आपके लिए फेवरेबल है, आपके लिए फेवरेबल है तो आपको फायदा हो जाएगा, और आपके लिए अनफेवरेबल है तो आपका लॉस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, जब बेटा मैगी बैन हुई थी ना, इसका फायदा यिप्पी नूडल्स और ये पतंजलि के नूडल्स को बहुत हुआ था, पतंजलि की बहुत ऐड आने लगी थी टीवी पे, और वो अपने नूडल्स को प्रमोट करते थे। और इससे क्या हुआ, लोगों ने मैगी को खाना बंद करा, पतंजलि वाले को फायदा हो गया, मैगी वालों को तो नुकसान हुआ, उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो गई थी। लेकिन पतंजलि या यीपी नूडल्स की सेल बढ़ गई एकदम से, पतंजलि नूडल्स की सेल बढ़ गई, नॉर नूडल्स की सेल बढ़ गई, और चिंग्स करके नूडल्स आते थे, उन सब की सेल बढ़ गई मैगी की सेल डाउन होने से, क्योंकि ज्यादातर लोग मैगी वगैरह प्रेफर करते हैं। टॉम अंकल, मैगी पॉइंट और दुनिया भर की ज्यादातर जगह मैगी मैगी ही मिलेगी आपको, यीपी वगैरह कुछ नहीं मिलना, मैगी ही मिलेगी। ज्यादातर लोग मैगी प्रेफर करते थे। जब मैगी बैन हुई, बाकी लोग बाकी चीजों की सेल बढ़ गई। तो मैगी के लिए अनफेवरेबल था, बाकियों के लिए फेवरेबल था, उनको फायदा हुआ, उसको नुकसान हो गया। ठीक है। तो स्पेक्यूलेटिव रिस्क है जो मार्केट कंडीशन वगैरह चेंज होने की वजह से होता है, और प्योर रिस्क जो सीधा लॉस होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस रिस्क के नेचर क्या होगा, क्या नेचर है बिजनेस रिस्क का? सबसे पहला तो ये है कि ये बिजनेस का एक जरूरी पार्ट है। हर एक बिजनेस को इसको हर एक बिजनेस इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। हर कोई बिजनेस बिजनेस रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है, लेकिन टोटली एलिमिनेट नहीं कर सकता। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस रिस्क कैन ओनली बी मिनिमाइज बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है। थोड़ा बहुत जुगाड़ लगा के हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बिजनेस रिस्क क्यों होता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से। अनसर्टेनिटी मतलब किसी कोई भी चीज फिक्स नहीं है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करती रहती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये कोविड पीरियड जो था, कोविड पीरियड के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है। अचानक कोविड के केसेस बढ़ जाते हैं, अचानक कम हो जाते हैं, कभी भी बढ़ सकते हैं, कभी भी कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आने की वजह से, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने की वजह से, क्लाइमेट्स में, अब मान लीजिए कॉन्टिन्यूस बारिश ही हो रही है,
काफी टाइम से, तो क्या होगा, अम्ब्रेला वगैरह इन सब की डिमांड बढ़ जाएगी, और ये जो हमारे वार्म क्लोथ्स होते हैं, ये सर्दियों वाले कपड़े, तो उनको तो कोई खरीदेगा ही नहीं। और मान लीजिए सर्दियां ही आई हुई हैं, हमेशा काफी टाइम से सर्दियां आई हुई है, तो वो लोग ज्यादातर गर्म कपड़े खरीदेंगे, नॉर्मल जो वेयर्स होते थे समर वाले वो कोई नहीं खरीदेगा। तो कुछ भी जो बिजनेस रिस्क है ये अनसर्टेनिटी से अराइज होता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ रिस्क नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस बड़ा होगा तो रिस्क का इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। अगर जो हमारा बिजनेस बड़ा होगा तो उस पे जो रिस्क होगा, रिस्क का इम्पैक्ट भी ज्यादा होगा। अगर बिजनेस छोटा है तो बिजनेस का जो रिस्क है, डिग्री ऑफ रिस्क है, वो भी छोटा होगा, ठीक है। स्मॉलर बिजनेस में कंसिस्ट ऑफ लोअर डिग्री ऑफ रिस्क, ऐसे बिगर बिजनेस ट्रांजेक्शन में हायर डिग्री ऑफ रिस्क। ज्यादा बड़ा बिजनेस ज्यादा रिस्क, छोटा बिजनेस छोटा रिस्क। बिजनेस रिस्क होता क्यों है? अनसर्टेनिटीज की वजह से। और बिजनेस रिस्क बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बेयरिंग बिजनेस रिस्क। ये जो बिजनेस में इतना दिमाग लगाते हैं किस तरीके से हम फायदा कमाए, अपने रिस्क को मिनिमाइज करें, क्या क्या जुगाड़ लगाएं कि मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ कोप अप कर सकें, इससे क्या होता है, एज अ रिवॉर्ड, रिस्क का रिवॉर्ड क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो हम कमाते हैं वो बिजनेस जो रिस्क हमने बियर करा उसका रिवॉर्ड है, ठीक है। अब बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकता है कॉज, बिजनेस जो रिस्क है वो क्यों हो सकता है? तो सबसे पहला तो नेचुरल कॉजेस है। क्या रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस रिस्क होगा? सबसे पहला नेचुरल कॉजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, अर्थक्वेक आ गया, बिजनेस हाउसेस बिल्डिंग वगैरह सब टूट के गिर जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा सीजनल चेंजेस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फ्लड, कोल्ड, हॉट, समर आ गया या विंटर, रेनी सीजन कॉन्टिन्यूस चल रहा है काफी टाइम तक, बारिश हो रही है, तो इससे बिजनेस को अफेक्ट होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीड्स एंड पेस्टिसाइड्स के बिजनेस को अफेक्ट होता है, उसकी वजह से सीड्स एंड पेस्टिसाइड का बिजनेस अफेक्ट होता है रेन की वजह से। अगर बारिश ज्यादा है, रेनी सीजन ज्यादा है, तो कोई बीज नहीं खरीदता, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं खरीदता। इसका उल्टा है तो सीड्स और पेस्टिसाइड्स का बिजनेस बढ़ता है। तो इस तरीके से, ठीक है। अदर नेचुरल क्लैमिटीज कुछ आ गई, एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन है, एपिडेमिक्स है, जैसे कोविड, ठीक है, पॉल्यूशन है, इसकी वजह से भी बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं। अब कोविड में काफी बिजनेसेस अफेक्ट हुए, काफी लोगों की जॉब गई, वर्क फ्रॉम होम लोगों ने स्टार्ट करा। अब ये क्या था? ये एक रिस्क तो था, ठीक है। तो नेचुरल कॉजेस थे। इसके अलावा कुछ कॉजेस ह्यूमन क्रिएट करता है, डिसऑनेस्टी, फ्रॉड कर देता है, कमिटिंग फ्रॉड, फ्रॉड कर देता है, बिजनेसेस को लॉस हो जाता है। इसके अलावा स्ट्राइक कर देता है, या टेक स्लो डाउन, टूल डाउन, टूल्स खराब कर देता है, मशीनरी खराब कर देता है, ठीक है। स्लो टेक्टिक्स, राइट्स, दंगे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन फैक्टर्स हैं। इसके अलावा स्ट्राइक, लॉकडाउन, लॉकडाउन लग गया। अब आप बताइए, कोविड में लॉकडाउन लग गया, काफी सारे बिजनेसेस बंद हो गए, तो इसका रीजन क्या था? कोविड कोरोना वायरस। अब इससे क्या हुआ? बिजनेसेस को लॉस हो गया, ठीक है। इसके अलावा रिस्क ऑफ केयरलेसनेस, ध्यान नहीं रखा जाता, तो इसकी वजह से बिजनेसेस को लॉस हो जाता है। तो ह्यूमन कॉज है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गए? ह्यूमन कॉज। सबसे पहले नेचुरल कॉजेस तो आप लोग इजीली लिख सकते हो, नेचुरल क्लैमिटीज कुछ भी हो सकती हैं, अर्थक्वेक होगा, फ्लड, ये सारी चीजें। इसके अलावा कोई एपिडेमिक एपिडेमिक आपदा आ गई, जैसे कोविड आया, पॉल्यूशन, इन सब की वजह से, ये तो हो गए नेचुरल कॉज। ह्यूमन कॉज के अंदर आप बेसिकली लिख सकते हो डिसऑनेस्टी, ह्यूमंस ने फ्रॉड कमिट कर दिया बिजनेस के अंदर, दंगे हो गए, टूल डाउन, स्ट्राइक्स हो गई, लोगों ने काम करना बंद कर दिया, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन सबसे बड़ा रीजन था बिजनेस को अफेक्ट किया जिसने। इसके अलावा थर्ड है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या क्या होगा? इकोनॉमिक कॉज के अंदर प्राइजेस चेंज हो गए, महंगाई आ गई, फ्लक्चुएशन, मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, महंगाई आ गई, उसकी वजह से चीजें महंगी हो जाती हैं, बिजनेसेस अफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा चेंज इन डिमांड, लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना ही नहीं चाहते, जैसे मैगी के साथ हुआ था, एकदम से मैगी बैन हुई, लोगों ने मैगी को खरीदना बंद कर दिया। अब ये मैगी के लिए एक रिस्क था, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू कस्टमर, अगर आप कस्टमर को ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। अब एप्पल के प्रोडक्ट का रेट हाई है, लेकिन वो कस्टमर को फैसिलिटी भी तो प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई खराबी आ जाए तो प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाता है, रिपेयर नहीं होता, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट होती है उनकी, काफी प्रोडक्ट्स की रिप्लेसमेंट होती है। तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो फैसिलिटी अगर हम प्रोवाइड नहीं कर रहे तो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, अगर किसी चीज के अंदर कंपटीशन ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा होगा, प्राइजेस आपको कम रखने पड़ेंगे, तो ये भी एक फैक्टर है। और गवर्नमेंट पॉलिसी, ये इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं।
गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस कर दिए, तो इससे भी बिजनेस लोगों की अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की सेविंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और वो बिजनेस के प्रोडक्ट्स की डिमांड करना बंद कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हो गए। प्राइस चेंज, महंगाई, डिमांड, किसी प्रोडक्ट की डिमांड लोगों ने बढ़ाई या घटा दी। इसके अलावा फैसिलिटी, अगर कस्टमर को हम कम फैसिलिटी दे रहे हैं तो उससे भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा हम कंपटीशन मार्केट में कितना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, तो ये सारे फैक्टर हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं अदर, जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, इसके अलावा मैकेनिकल डिफेक्ट्स, मशीन्स वगैरह खराब हो गई, तो इसकी वजह से भी बिजनेसेस पे इफेक्ट पड़ता है। मशीन खराब हो गई, मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, बिजनेस को लॉस हो गया। टेक्निकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नई मशीनरी आ गई, नई मशीनरी बेटर आउटपुट देती है, बेटर प्रोडक्ट बनाती है, इससे बिजनेस के पास पुरानी मशीनरी है, उसका भी रिस्क है, अब बिजनेस को चेंज करनी पड़ेगी, मशीनरी खर्चा हो गया, तो ये रिस्क क्रिएट हो जाता है इससे। तो ये सारे क्या है, अदर कॉजेस हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली। इसके अलावा बाकी तो सब हम पढ़ चुके हैं, ये लास्ट बिजनेस रिस्क रह गया था। ये आपको पॉइंट मार्क करने हैं और इन पॉइंट्स को लिख लेना बस, बाकी और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स, बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना बिजनेस रिस्क के अंदर। और ऑब्जेक्टिव्स की तो आपको हेडिंग लर्न करनी है बस, और कुछ भी नहीं है। ये पूरा टॉपिक हो गया हमारा कवर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर इसी के साथ वाइंड अप होता है, चैप्टर नंबर 1, बीएसटी क्लास 11। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और हमेशा याद रखिएगा, जीतेगा वही जो सीखेगा। तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।